Okay, so hello and a very good evening, everyone. Today is 24th of May 2026, and these are the list of topics that we'll be discussing. And the first news is on on-screen marking, and this topic is important from your GS2 government and governance and education point of view. So first of all, हम समझते हैं कि ऑन स्क्रीन मार्किंग क्या होता है. सो ऑन स्क्रीन मार्किंग क्या होता है? इट्स अ डिजिटल इवैल्यूएशन सिस्टम. यहाँ पे जो आंसर बुक्स है, आंसर बुकलेट्स होंगे, उसको क्या किए जाएंगे? दैट विल बी स्क्रीन्ड एंड दैट विल बी स्कैन्ड फॉर इवैल्यूएशन प्रोसेस. And this process on-screen marking is same as the manual scheme. Only difference यही होगा कि जो आपके आंसर शीट्स या आपके जो आंसर बुक्स रहेंगी इट विल बी स्कैन्ड, एंड जो स्कैन करने के बाद जो चेकिंग होगा वो आपके डिजिटल फॉर्म में होगा और मार्किंग वगैरह भी वहाँ पे ऑन स्क्रीन ही होगा. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर या एआई सिस्टम्स यूज करके मार्किंग होता है, ये मैनुअली ही होता है. डिफरेंस ये है, जैसे मैं यहाँ पे ऑन स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो वैसे ही मतलब स्क्रीन में ही जो आपके आंसर कॉपी होंगे दैट विल बी स्कैन्ड, एंड वो स्कैन्ड स्क्रीन में ही मतलब स्कैन्ड कॉपी जो होंगे आंसर शीट के उसको ही हम मतलब स्क्रीन में चेक करते हैं. ठीक है. सो दैट इज नोन एज द ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम. सो इसमें एक्चुअल जो आंसर बुक्स है वही स्कैन हुआ होता है फॉर इवेल्युएशन. थोड़ा इसका हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन के बारे में अगर हम देखते हैं, सो दिस concept of on-screen marking was conceptualized by the CBSE way back in 2014. 2014 में ही इसका कॉन्सेप्ट आया था, लेकिन इसको मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए बिकॉज उस टाइम पे आपका वैसे OCR या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जैसा एआई टूल्स वगैरह नहीं था. ठीक है. उसके बाद जब एआई डेवलप हुआ उसके बाद धीरे धीरे और स्कैनिंग टूल्स भी डेवलप हुए, उसके बाद एक एजेंडा लाया गया बाय द एग्जामिनेशन कमिटी और उसको प्लेस किया गया बिफोर द गवर्निंग बॉडी ऑफ द सीबीएसई. ठीक है. इसके बाद क्या किया, गवर्निंग बॉडी ने उस एजेंडा को अप्रूव किया इन 2025 एंड अकॉर्डिंगली 2026 में पहली बार आप अगर देखेंगे क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम है रिसेंटली जिसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसमें ओएसएम इम्प्लीमेंट किया था सीबीएसई ने. अभी सीबीएसई ने कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे आप बोल सकते हो ओएसएम से क्या फायदा होता है. इफ यू टॉक अबाउट द ओएसएम और द ऑन स्क्रीन मार्किंग, इट एलिमिनेट्स द टोटलिंग, पोस्टिंग एंड अपलोडिंग एरर्स. जो भी आपके टोटलिंग या वगैरह पहले मतलब क्या होता था, टोटलिंग पोस्टिंग एंड अपलोडिंग में बहुत सारे एरर्स होते थे, इसको एलिमिनेट करने का काम ओएसएम करेगा. दूसरा, इट प्रोवाइड्स मोर टाइम फॉर एन इवेलुएटर टू इवेलुएट. ओके. सो एक इवेलुएटर को बहुत सारा टाइम मिलेगा फॉर इवेल्युएशन. प्लस टीचर्स कैन फोकस मोर ऑन इवेल्युएशन रेदर देन क्लरिकल वर्क ऑफ एडिंग मार्क्स. पहले क्या होता था आपके क्लरिकल वर्क ऑफ एडिंग मार्क्स में मतलब जब मार्क्स मैनुअली मतलब डालना पड़ता था उसमें टीचर्स को बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, इवेल्युएशन के लिए इतना टाइम नहीं दे पाता था इमिडिएटली मतलब जल्दी से इवेल्युएशन करके जो आपके वर्क मतलब मार्क्स एडिंग वगैरह जो कॉन्सेप्ट मतलब काम था उस पे ज़्यादा फोकस होता था, क्योंकि मार्क्स को अच्छी तरह ऐड करना है तो इवोल्यूशन में इतना अच्छी तरह वो लोग इवेल्युएट नहीं कर पाते थे. नेक्स्ट, इट एंश्योर्स एवरी आंसर इज इवेल्युएटेड कंप्लीटली. अभी ये टेक्नोलॉजी ओएसएम आने के बाद क्या हुआ, इट एंश्योर्स दैट एवरी आंसर जो भी आंसर होगा उसको अच्छी तरह इवेल्युएट किया जाएगा. इट रिड्यूसेस द मैनुअल हैंडलिंग एंड ह्यूमन इंटरवेंशन. पहले बहुत सारा मैनुअल हैंडलिंग और ह्यूमन इंटरवेंशन होता था. इनफैक्ट अगर आप देखेंगे गुवाहाटी यूनिवर्सिटी या सेवा में भी पहले ऐसा होता था, न्यूज़ेस आते थे कि मतलब कुछ गाय भैंस ने कुछ पेपर्स खा लिया. ठीक है. ऐसे इसलिए पेपर चेक नहीं हो पाया एंड दिस रिड्यूसेस सच थिंग्स. ओके. सो मैनुअल हैंडलिंग एंड ह्यूमन इंटरवेंशन होने की वजह से क्या होगा, बहुत सारा एरर्स रिड्यूस होंगे. ऑब्वियसली इट विल सेव टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ द एग्जामिनर्स. एक बार चेक होने के बाद जैसे अगर कॉपी लॉस भी हो गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो डिजिटल फॉर्मेट में चेक है. ठीक है. सो ये सेव रहेगा. इट विल प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड इको फ्रेंडली डिजिटल प्रोसेस. इसमें ट्रांसपेरेंसी एंड इको फ्रेंडलीनेस रहेगा. किसी को अगर मतलब आरटीआई करना होगा, उसके कॉपीज को चेक करने हैं कुछ मतलब कुछ अगर कुछ रहेगा, ठीक है, तो वो कॉपीज वगैरह चेक कर सकते हैं. डिजिटल ट्रांसपेरेंसी रहेंगे उसमें. एंड मोर ओवर इट मेंटेन्स कंप्लीट सीक्रेसी, क्योंकि हर एक मतलब कोर्स कॉपी वगैरह जो होगा पर्टिकुलर डेडिकेटेड लोगों को दिए जाएंगे, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उस कॉपी को या उस आंसर शीट को उसका सीक्रेसी जो है उसको मेंटेन करके रखना है. ठीक है. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी are the reasons for which CBC has introduced the OSM system in recent class 12 board examination 2026.
नाउ करंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बोला गया कि सीबीएसई का जो ये क्लास 12 ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम है, दिस इज कम अंडर क्रिटिसिज्म। क्यों? ओवर ब्लर्ड स्कैन आंसर शीट्स, inconsistent evaluation and lack of proper step marking in science and mathematics subjects and technical glitches in revaluation portal। तो कुछ एलिगेशंस दिए गए, कुछ क्रिटिसिज्म्स आप बोल सकते हैं, इस पर्टिकुलर ओएसएम सिस्टम के ऊपर आया है। जैसे आंसर शीट्स ब्लर है, ठीक है, अच्छी तरह स्कैन नहीं हो पा रहा है, इसलिए किसी किसी स्टूडेंट्स को मार्क्स बहुत कम मिल रहे हैं। इवेल्यूशन इनकॉन्सिस्टेंट है, स्टेप मार्किंग जो होता था वो साइंस एंड मैथमेटिक्स में वो अच्छी तरह नहीं दिया जा रहा है। एंड कुछ टेक्निकल ग्लिचेस भी आ रहे हैं इन द रीवैल्यूएशन पोर्टल। किसी को अगर कम मिल रहा है उसको चेक करने के लिए रीवैल्यूएशन पोर्टल है, रीचेक करने के लिए। सो रीवैल्यूएशन पोर्टल में भी कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं। सो सीबीएसई ने एक मतलब आप अगर सीबीएसई की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा दे हैव गिवन अ, यू कैन से, एक क्लियरेंस दिया है इन द एफएक्यू सेक्शन। उसमें एक क्वेश्चन दिया है, इज द एलिगेशन बाय द स्टूडेंट अबाउट ब्लड इमेजेस इन द ओएसएम करेक्ट? तो उन्होंने दिया है ये आंसर कि नो, द फैक्ट इज दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट स्कैनिंग, जब पहला स्कैनिंग होगा तो फर्स्ट क्या होता है, स्कैनिंग के टाइम पे पहली बार जब स्कैन होता है तो फर्स्ट लेवल क्वालिटी चेक किया जाता है उसमें। एंड अगर फर्स्ट लेवल क्वालिटी चेक नहीं होता अच्छी तरह, देन द आंसर बुक इज रीस्कैन्ड अगेन। ओके, उसके बाद रीस्कैनिंग होने के बाद सेकेंड लेवल क्वालिटी चेक फिर से होता है बाय टीम। एक टीम बनाया जाता है जिसके अंदर सेकेंड लेवल क्वालिटी चेकिंग होता है। एंड इफ रिक्वायर्ड जो आंसर कॉपी रहेंगे या रिस्पॉन्स बुक रहेंगे उसको फिर से रीस्कैन किया जाएगा। फिर थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड लेवल चेक वाज विद द इवेलुएटर्स। एंड थर्ड लेवल चेक जो है, देखिए पहला जो चेक है वो पहला तो फर्स्ट लेवल चेकिंग वो खुद करेंगे, सेकेंड लेवल के लिए टीम रखेंगे, थर्ड लेवल चेकिंग के लिए इवेलुएटर्स को के पास वो ऑप्शन होता है। और अगर वो इवेलुएटर सेटिस्फाइड नहीं है विद द थर्ड लेवल चेक की वो क्वालिटी जो है स्कैन किया हुआ जो कॉपी है उसका अगर आउटपुट ठीक नहीं है, देन दे हैव द राइट टू रिजेक्ट द आंसर बुक एंड इफ नॉट स्कैन प्रॉपर्ली। सो उसके बाद क्या करेंगे वो लोग, मैन्युअली ही कॉपी को चेक करेंगे, स्कैन कॉपी को चेक नहीं करेंगे। सो दीज आर द प्रोविजंस गिवन फॉर द टीचर्स। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। सो इसलिए ये न्यूज में था बिकॉज पर्टिकुलरली ओएसएम के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स रखे गए। ओके, नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज। एंड द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट धोले। सो धोले जिसका नाम है एशियाटिक वाइल्ड डॉग, सो इट बिलोंग्स टू द फैमिली कैनिडे। ढोले का साइंटिफिक नेम क्या है, कॉन एल्पाइनस। आईयूसीएन स्टेटस अगर देखेंगे ढोले का, इट इज एंडेंजर्ड। ढोले न्यूज में इसलिए था बिकॉज रिसेंटली ढोले हैज शोन साइंस ऑफ रिवाइवल इन काजीरंगा कार्बी आंगलोंग लैंडस्केप्स आफ्टर इयर्स ऑफ डिसअपियरेंस। बहुत सालों पहले ढोले जो ये वाइल्ड डॉग स्पीसीज है ये अचानक से गायब हो गए थे फ्रॉम काजीरंगा एंड द कार्बी आंगलोंग लैंडस्केप्स। रिसेंटली हमने देखा कि ढोले हैज शोन सम साइंस ऑफ रिवाइवल इन दिस लैंडस्केप्स। अगर एविडेंसेस की बात करते हैं हम लोग तो आप देख सकते हो 2022 में फोटोग्राफिक एविडेंसेस मिला था फ्रॉम कार्बी आंगलोंग एंड काजीरंगा, जिसमें ये एविडेंस हमको ये कंफर्मेशन मिला था इनफैक्ट कि हम वहाँ पे ढोले हैं। इनफैक्ट 2026 में, इस साल में ही इसी मंथ में आपको अगर देखेंगे तो देयर वाज अ कंफर्मेशन ऑफ ए पैक, मतलब एक झुंड मिला ढोले का, एक पैक मिला है। सो अच्छी बात यह है कि द रिटर्न ऑफ दिस एपेक्स प्रीडेटर हाइलाइट्स द सक्सेस ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स इन द रीजन। तो अलग-अलग कंजर्वेशन एफर्ट्स चल रहे हैं हमारे असम में, अलग-अलग कॉरिडोर्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, नेशनल पार्क्स में। ठीक है, सो ये जो एपेक्स प्रेडेटर है उसका जो रिटर्न हुआ है रिसेंटली, इट हाइलाइट्स दैट दिस कंजर्वेशन एफर्ट्स आर सक्सेसफुल। अभी ये जो धोले या सिंगल धोले जो 2022 में दिखाया था, या ये जो पैक के बारे में हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको डिटेक्ट किया गया है इन द आमगुरी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। आमगुरी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर में उसको डिटेक्ट किया गया है। और उससे पहले आपके कुछ छोटे मोटे जगह में सर्वे भी हुए थे, जैसे पानबाड़ी, हल्दीबाड़ी, कंचनजुरी एंड आमगुरी कॉरिडोर। सब में ही थोड़ी थोड़ी, मतलब आप बोल सकते हो मिनी सर्वेज हुआ था। उसके बाद कैमरा ट्रैप्स रखे गए थे इन द आमगुरी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर इन डिफरेंट प्लेसेस एंड अकॉर्डिंगली दिस एविडेंसेस वे कैप्चर्ड। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस न्यूज। Okay, then let's go to the next news and that is related to personalities. So देखिए, असम के लिए एक बहुत ही मतलब गौरव का पल है, मोमेंट है। The first women from Assamese, she has successfully climbed the
माउंट एवरेस्ट, शी हैज कॉन्क्वर्ड द माउंट एवरेस्ट, राइट। एंड उनका नाम है रूपामणि गौड़। रूपामणि गौड़ जी अगर देखेंगे, शी इज फ्रॉम लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। शी वाज पार्ट ऑफ ए 11 मेंबर टीम, एक ऑल वुमेन टीम था ऑफ द आईटीबीपी, एंड दिस टीम वाज लेड बाय भनिता किमुंगपी फ्रॉम गुवाहाटी। अगर ये एक्सपीडिशन या आप अगर टीम के बारे में बोलते हैं, तो इन्होंने जो माउंट एवरेस्ट का समिट है उसको कन्वर्ट किया ऑन 21 मई 2026, एंड शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम असम टू क्लाइंब। ठीक है, क्योंकि उस टीम में पहली वो आप वुमेन बोल सकते हो, और असम के लिए आप पहले वुमेन, असमीज वुमेन बोल सकते हो जो आप शी हैज कन्वर्ट दिस फीट। सो ये जो उन्होंने समिट को कैप्चर किया ऑन 21 मई 2026, ये एक्चुअली यूनियन होम मिनिस्ट्री का एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन प्रोग्राम। इसके अंदर उन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया है। इफ यू टॉक अबाउट, अगर हम रूपामणि गौड़ जी के बारे में बात करते हैं, शी बिलोंग्स टू फार्मर्स फैमिली इन लीलाबाड़ी। लीलाबाड़ी जो लखीमपुर में है। उन्होंने रूपामणि जी ने ज्वाइन किया था आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, इन 2020। सो 2020 में उन्होंने ज्वाइन किया था, एंड शी हैड परस्यूड हर पैशन फॉर माउंटेनियरिंग डिस्पाइट हम्बल बिगिनिंग्स। उनका पहले से ही माउंटेनियरिंग के ऊपर एक उनका मतलब आप बोल सकते हो एक मन था, तो इन्होंने इसलिए in spite of joining, I mean, sorry, in spite of being from a very humble family, she pursued her passion, and this led to the great feat. Okay, so याद रखिए उनका नाम रूपामणि गौड़। नेक्स्ट हम न्यूज देखते हैं अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो रिसेंटली आईआईटी गुवाहाटी ने एक न्यू कंपोजिट कोटिंग टेक्नोलॉजी लाया फॉर improving the efficiency and durability of solar driven water splitting systems used for green hydrogen production। देखिए, अभी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में क्या होता है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में जैसे आप अगर देखेंगे, अभी टाइम टू टाइम अलग अलग टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, तो उसमें से ग्रीन हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को वैसे कन्वेंशनल मेथड से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे, थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस। बट ग्रीन हाइड्रोजन में क्या होता है, मतलब जो वाटर होता है, पानी, पानी के अंदर क्या होता है, पानी, वाटर इज कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो वाटर को हम लोग स्प्लिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो फोटो इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग मतलब प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सोलर पैनल, डीसी करंट से। ठीक है, सो ये क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिसिटी। और फोटो इलेक्ट्रिसिटी से हम लोग प्रोड्यूस करते हैं मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस को, इसलिए इस प्रोसेस को फोटो असिस्टेड इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस भी बोला जाता है। अगर देखेंगे इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे हम लोग सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, डीसी करंट, उसके हेल्प से हम लोग वाटर को स्प्लिट करते हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उसके बाद हम कलेक्ट करते हैं। इसमें कुछ चैलेंजेस है। पहला चैलेंज ये है कि जो कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, याद रखिए हम लोग कैटलिस्ट भी यूज करते हैं वहां पे। जैसे सिर्फ वाटर को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो उससे प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बट रेट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग को प्रोसेस को फास्ट करने के लिए कुछ फोटोकेमिकल कैटलिस्ट भी देना पड़ता है। तो इसमें अगर देखेंगे कैटलिस्ट जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है, ये जो कैटलिस्ट का लेयर होता है, जो डिपॉजिट होता है वहां पे इलेक्ट्रोड के सरफेस में, इससे क्या होता है, जो सिस्टम का ड्यूरेबिलिटी है ओवर द टाइम, क्योंकि कैटलिस्ट का क्या होता है, एक कैटलिस्ट तो यूज होते हैं लेकिन वो लेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रोड के ऊपर मतलब वो जम जाते हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो वहां पे मतलब बैठ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड का सरफेस है उसकी वजह से सिस्टम ओवर टाइम मतलब ड्यूरेबिलिटी उसका घट जाता है और इफिशियंसी भी घट जाता है। दूसरी जो चैलेंज है वो है जो गैस बबल्स प्रोड्यूस होता है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो गैस बबल्स प्रोड्यूस होता है, ये क्या करते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो मतलब कैटालिसिस जब होता है तो जो आपके सरफेस में, इलेक्ट्रोड के सरफेस में भी ये स्टिक हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, और ज्यादा बबल्स प्रोड्यूस नहीं हो पाता है, और कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल इफिशियंसी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का प्रोडक्शन जो है वो घट जाता है। और इसलिए आईआईटी गुवाहाटी ने रिसेंटली एक ड्यूरेबल कोट बनाया, जिससे जो आप, और ये जो ड्यूरेबल कोट है, कोटिंग है, वो ग्राफिटिक कार्बन नाइट्राइड, याद रखिए ग्राफिटिक कार्बन नाइट्राइड जो एक टू डायमेंशनल फोटो कैटलिस्ट है, उससे बनाया है। इससे क्या होगा, जो आपका उसका एक कोटिंग लगेगा इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, तो इससे क्या होगा, जो बबल्स पहले चिपकते थे अभी वो रिपल करेगा, क्योंकि वो जो ग्राफिटिक कार्बन नाइट्राइड है वो बबल्स को वहां पे चिपकने नहीं देगा, सो बबल्स विल बी रिपेल्ड इन द इलेक्ट्रोड। इससे क्या होगा, जो आपका
एफिशिएंसी है इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वो बढ़ जाएगा, ठीक है। सो कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड अगर देखेंगे द डेवलप कंपोजिट कोटिंग जो होता है इसकी वजह से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन 51% ज्यादा मिला है एंड ऑक्सीजन का प्रोडक्शन 44% ज्यादा मिला है, ठीक है। ओके, सो यही था अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है रिगार्डिंग द न्यू टेक्नोलॉजी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में जो इश्यूज थे उसको एड्रेस करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने ये स्टेप्स लिया है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक and it is related to awards. So recently the Manipur State Literary Awards 2024 has been declared and ये awards दिया जाता है to the prominent writers. So देखिए इस award का 3 category है. First category is the Manipur State Lifetime Achievement Award. Second category is the Manipur State Award for Literature 2024. The uh, third category is the Manipur State Young Writers Award for Literature 2024. एक तो यंग राइटर का है, एक राइटर का है, एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ओके। सो मणिपुर स्टेट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हैज बीन गिवन टू मिस्टर खनजम इबोहल सिंह एंड इस पर्टिकुलर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में साइटेशन रहेगा, शॉल एंड ₹4 लाख कैश प्राइज। Manipur State Award for Literature 2024. This has been given to Arambam Ongbi Mem Chobi. Okay, and she has been given this award for her particular book. इसको याद रख सकते हैं आप, थम्बम्बा अहिंग। और इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर देखेंगे she has been given a prize of ₹3 lakh along with a citation and shawl. Manipur State Young Writers Award for Literature 2024 has been given to Akoi Jam Jiten. ओके, एंड उनका एक बुक उन्होंने लिखा था, बुक का नाम याद रख सकते हैं, क्यूम नोंगडाम काओ। और इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर देखेंगे जो प्राइस है दैट इज ₹1 लाख कैश है, साइटेशन एंड शॉल है। अभी अगर देखेंगे जो ये अवार्ड्स दिया गया रिसेंटली, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय द डायरेक्टरेट ऑफ लैंग्वेज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर हिज एक्सीलेंसी मिस्टर एन बीरेन सिंह एंड जो उनके मणिपुर का जो उनके मिनिस्टर ऑफ आर्ट एंड कल्चर है एंड हिज नेम इज खुराई जम लोकेन सिंह। सो इनके प्रेजेंस में ये अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ओके। लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन। जो अभी 5 टॉपिक्स हमने अभी दिया है इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड आप लोग अपना आंसर सबमिट कर सकते हो इन द कमेंट सेक्शन। इसका जो टोटल आंसर होगा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो हम डिस्कस करेंगे कल उसमें मैं दे दूंगा, ठीक है। जस्ट पॉज द स्क्रीन एंड यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस हैं टोटल, ठीक है। सो इतना ही था आज के लिए वीडियो। सो कल मैं और एक डिस्कशन के लिए लेके आऊंगा वीडियो along with the important topics and जो भी आज मैंने क्वेश्चन किया उसको भी मैं डिस्कस करूंगा और कल के टॉपिक में जो क्वेश्चंस आएंगे उसको भी मैं दूंगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड काइंडली कीप स्टडिंग।